उफ, यहीं खड़े रहोगे? वो चिल्लाई तो मेरे दिल में शक बढ़ने लगा। आखिर वो पूरे घर को छोड़कर मेरे ही पास क्यों आई थी? फिर कहाँ चलें? मेरे कमरे में उन लोगों को देखो, मुझे लॉन पर कम से कम 2 अफराद नजर आ रहे हैं। तो चलो, मैंने मुर्दा लहजे में कहा। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो कहीं तुम्हारे डैडी मुझे मकतूल बनाने पर न तुल जाएं। तुम्हारा हुलिया भी बड़ा खतरनाक हो रहा है। फजूल बातें मत करो। उसकी खिसियाती हुई आवाज़ आई, लेकिन उसने मेरा बाजू नहीं छोड़ा। बालिन नख्वास्ता मैं इसके साथ बाहर निकला। प्यारे दोस्तों, कुछ कम नस्ल लोगों ने फहश, घटिया और गंदी कहानियां सुना कर लाखों कम नस्ल सब्सक्राइबर जमा कर रखे हैं। लेकिन मेरा यकीन है कि अभी आप जैसे नेक लोगों की कमी नहीं। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और मैं आपके लिए म्यारी कहानियाँ ला सकूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। कॉर्नर से गैलरी मुड़कर इसका दूसरा कमरा था, जो दाएं तरफ बाका बंगले के बड़े लॉन की तरफ था। बंगले के सामने वाले हिस्से में ड्राइववे, पोर्च और लॉन का मुख्तसर हिस्सा था। मैंने शुक्र अदा किया कि किसी ने हमें नहीं देखा। उसने अंदर घुसते ही फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं एक लम्हे को खटका और मैंने खुद को तैयार कर लिया। अगर इसने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। कमरे में नीली रोशनी का नाइट बल्ब रोशन था। मेरी तवक्को के खिलाफ वो खिड़की की तरफ बढ़ी, फिर उसने इशारे से मुझे भी बुलाया। वो पर्दे को जरा सा सरका कर बाहर झाँक रही थी। मैंने इसके ऊपर से देखा, उजली चांदनी में लॉन साफ नजर आ रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है, मैंने इसे कान में सरगोशी की। तुम आराम से बात कर सकते हो, मेरा कमरा साउंड प्रूफ है। उसने ज़ोर से कहा तो मैं उछल पड़ा। साउंड प्रूफ होने का मतलब ये नहीं है कि तुम चीखना शुरू कर दो, मैंने मुलायमत से कहा। वैसे अगर तुम अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहो तो इस सूरत में भी कोई नहीं आएगा। क्या मतलब? वो चौंकी और मुझसे ज़रा दूर हो गई थी। मतलब ये मिस कि अगर मेरी नीयत तुम पर ख़राब हो जाए और मैं दस्त दराजी पर उतर आऊँ तो तुम क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? उसने बड़ी फुर्ती से मुझे खींचा और उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया। मैं हैरान रह गया। उसने जूडो का दाव बड़ी महारत से लगाया था। अब वो दोनों हाथ कमर पर रखे मेरे सर पर चैलेंज बनी खड़ी थी। मैंने हार मानी। मैंने दोनों हाथ उठाकर कहा, मेरी तौबा कि तुम पर नियत खराबी का ख्याल भी दिल में लाऊं। दिल में लाने में तो कोई हर्ज नहीं है, उसने शौकी से कहा, लेकिन अमल के मामले में मोहतात रहना। उसने मेरा उठा हुआ हाथ पकड़कर झटका। मैं खड़ा हो गया। बाय द वे, मेरे ख्याल है कि तुम्हें मुझे या किसी को मदद के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। उन लोगों से तुम खुद भी निपट सकती हो। अहमक मत बनो। इस तरह रात गए किसी घर में आने वाले मुसल्लह ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं तो खाली हाथ भी नहीं लड़ सकता। हथियारों से क्या मुकाबला करूँगा? तुम सिर्फ बातें किए जाओगे या कुछ करोगे भी? उसने भुन्ना कर कहा। वो तो नज़र नहीं आ रहे हैं, तुम ही नज़र आ रही हो। अगर इजाज़त हो तो कुछ करूँ, क्योंकि इजाज़त ना ली तो जहन्नम में जाओ। वो कहती हुई दोबारा खिड़की से लग गई। दफातन इसने पुरजोश लहजे में कहा, देखो वो 2 नज़र आ रहे हैं। मैं लपक कर आया। पर्दे की मुख्तसर झिरी से शीशे के पार सुनसान लान में एक दरख्त के साए में 2 हेवले नजर आ रहे थे। उनके खड़े होने का अंदाज बता रहा था कि वो मुसल्लह थे। जैसे ही वो जरा चांदनी में आए, मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। एक ने खौफनाक सी AK-47 उठा रखी थी। कलाशनकोफ की ये सबसे मोहलिक किस्म है। दूसरे के हाथ में माउजर था, जिसे उसने बिला वजह तान रखा था। दोनों के चेहरे निकाब में थे। कलाशनकोफ वाले ने दाएं और फिर बाएं देखकर रवाना होने का इशारा किया। मैं फिक्रमंद हो गया। यानी आने वाले मुसल्लह अफराद की तादाद कम से कम 4 थी और वो खतरनाक तौर पर मुसल्लह नजर आ रहे थे। रास्ते तो कई हैं। वो फिक्रमंद हो गई। लेकिन ये हैं कौन? अगर आप कहें तो मैं जाकर रज़ाकाराना तौर पर उनसे पूछा हूँ, मैंने तंज किया। इस लम्हे कहीं शीशा टूटने की आवाज़ आई। मैंने एकदम इसे खींचा। वो लोग अंदर घुस आए हैं। क्या यहाँ छुपने की कोई जगह है? मेरे जहन में था कि आने वाले नेक इरादे से नहीं आ रहे थे। जल्द वो पूरे बंगले की तलाशी लेते और सबको एक ही जगह जमा कर लेते। अपना मकसद हासिल करने का ये महफूज और आसान तरीका था। ऐन मुमकिन था कि ये लोग मेरे लिए ही आए हों और इस सूरत में मेरा इनके हाथ न आना और भी ज़रूरी था। उसने कहा, एक जगह है तो फिर जल्दी करो। मैंने उसे खींचा। कमरे से निकलते हुए मेरी नज़र धोबी के डंडे नुमा एक चीज़ पर पड़ी, जो बाद में बेसबॉल का बल्ला साबित हुआ। हथियार के तौर पर मैंने उसे उठा लिया। बाज़ औक़ात मामूली सी चीज़ काम दे जाती है। मारिया मुझे तेजी से मेरे कमरे की बाएं तरफ वाक़ा गैलरी में लाई। यहाँ ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों के निचले खला में खाने बने हुए थे, जिनमें मुख्तलिफ आराइशी अशिया रखी थी। तमाम ही खाने मुनक्किस लकड़ी के बने थे। जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो रही थीं, वहाँ एक 3 फीट लंबा और 1.5 फीट ऊंचा लकड़ी का ही बना हुआ तिकोन पैनल था। बज़ाहिर ये दीवार का हिस्सा था, लेकिन मारिया ने झुक कर न जाने किसी कोने से क्या दबाया, पैनल दरमियान से दरवाजे की तरह खुल गया। उसके नीचे खला नजर आ रहा था। इस लम्हे गैलरी से आहट सी हुई। मैंने तेजी से उसे खिला में धकेला और खुद भी घुस गया। हर मुमकिन तेजी से मैंने पर बंद कर दिए, लेकिन मुझे खदशा था कि आने वालों ने उसे देख लिया होगा। गैलरी में तेज रोशनी का बल्ब जल रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है, तेरे कान बज रहे हैं, एक आवाज़ आई। मैंने खुद सुना था शोके, दूसरे ने कहा। एक बंदा और एक कुड़ी बोल रहे थे। तू जानता है मेरे कान कितने तेज हैं? हाँ, तू खरगोश की औलाद है।
तेरे माँ बाप अगले झोल की तैयारी कर रहे होंगे। पहले वाले ने बेहुदा अंदाज में कहा तो मेरे कान तपने लगे थे। मैं इस वक्त मारिया पर तकरीबन लदा हुआ था, लेकिन हरकत करने की कतई गुंजाइश नहीं थी। जरा सी आवाज इस खरगोश की औलाद का खिताब पाने वाले को मुतवज्जा कर सकती थी। उसके कान गलत नहीं थे। मारिया सब्र और हिम्मत से मेरे बोझ को बर्दाश्त कर रही थी। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।